जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलस को लेकर। वही कैलकुलस जिसे फिजिक्स और मैथ्स में तो हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन शायद कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर इसका एक्चुअल यूज़ क्या है। यूँ तो देखा जाए, हमने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, लेकिन जब बात आती है 11th और 12th के बाद वो एप्लीकेशंस ढूंढने की जहां हम इसको यूज़ कर पाएँ, तो हम आज भी नहीं समझ पाते कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न की तरह इसका उपयोग कहाँ होने वाला है। तो आज हम समझेंगे कि क्या मतलब है कैलकुलस का, साथ ही ये भी देखेंगे कि वो कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए हमें इसे पढ़ाया जाता है। आज हम कोई भी कॉम्प्लेक्स फार्मूला डिस्कस करने वाले नहीं हैं। आज फोकस होगा व्हाट इज़ कैलकुलस, कैलकुलस क्या होता है। तो जैसा कि हम इस टर्म से समझ सकते हैं, कैलकुलस इट इज समथिंग रिलेटेड टू कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन की बात करते हैं तो जहन में आता है मैथमेटिक्स। जैसा कि हम जानते हैं, मैथमेटिक्स में कुछ अलग अलग ब्रांचेस होते हैं अलग अलग चीज़ों की स्टडी के लिए। जैसे कि ज्योमेट्री इज स्टडी ऑफ शेप। जब हम सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इनके एरिया, इनके सर्कमफेरेंस की बात करते हैं, तो बेसिकली ये सब कुछ हम ज्योमेट्री में पढ़ रहे होते हैं। एलजेब्रा इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। जब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो हम इस रिलेशनशिप के बेसिस पर कुछ वैल्यूज़ को निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो बताइए पिता पुत्र की आयु कितनी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हुआ करते थे, उसमें हम इन दोनों ही एजेस को कुछ वेरिएबल्स के फॉर्म में रखकर एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते थे, और बाद में उसी को सॉल्व करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिलता था। प्रोबेबिलिटी की बात करें, सो इट इज़ बेसिकली अ स्टडी ऑफ चांसेस। कोई भी इवेंट है, उसके होने के चांसेस कितने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कॉइन को हवा में उछालता हूँ, तो हेड के आने के चांसेस कितने हैं, टेल के आने के चांसेस कितने हैं। क्या आएगा, क्या होगा, ये उसकी स्टडी नहीं है, ये सिर्फ बताता है किस चीज़ के कितने चांसेस हैं। ठीक ऐसी जब हम बात करते हैं कैलकुलस की, तो कैलकुलस इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ चेंज। तो देखें, हम कह सकते हैं तो कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चेंज को स्टडी करते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ चेंज इज नोन एज अ कैलकुलस। और जब हम कहते हैं चेंज, तो हम देख सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, हमारे आसपास जो कुछ भी है, सब कुछ चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारा बैंक बैलेंस, वो डेली किसी दिन घटता है, किसी दिन बढ़ता है। बेबीज, हमारे आसपास जो बच्चे हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर हाइट, देयर वेट, वो भी चेंज हो रहा है। पोजीशन, अगर मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद हो सकता है मैं 1 मिनट बाद मेरी पोजीशन सामने हो। तो देखा जाए, हम जहाँ खड़े हैं, पोजीशन हमारी चेंज हो रही है। हमारी स्पीड, जब हम अपनी कार से, अपनी बाइक से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कभी हमें ब्रेक लगाने पड़ते हैं, कभी हम एक्सीलेट करते हैं, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारी जो स्पीड है वो चेंज होती है। ठीक उसी तरीके से हमारे मोबाइल में या सिस्टम में कोई डेटा है, वो भी घटता और बढ़ता रहता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब कुछ चेंज हो रहा है। और जैसा कि कहा गया है, द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। तो सब कुछ बदल रहा है। तो अगर इसी चेंज को जब हम स्टडी करते हैं, इसी को स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं जिन्हें हम मेनली अपने फोकस में रखते हैं, दैट इज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट है। जैसा कि डेरिवेटिव हमें ये बताता है कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, मतलब ये बात करता है जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं उसकी रेट की, रेट ऑफ चेंजेस वी कैन से। तो कोई भी चीज़ कितनी तेजी से बदल रही है, वो क्या रेट है, इसका चेंज होने का क्या रेट है, एक यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ चेंजेस वी स्टडी इन डेरिवेटिव्स। जबकि इंटीग्रल हमें बताता है हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, कोई चीज़ कितना इकट्ठा हो रही है। मान के चलिए, अगर मैं कोई एक कर्व ले लेता हूँ, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कर्व का, और इस कर्व में किसी पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है एक स्लोप या स्टीपनेस, राइट, ढाल, तो देखा जाए इसका स्लोप चेंज हो रहा है ना, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग है। और यहाँ निकालना है मुझे एरिया, ये कितना एक्यूमुलेट, ये जो रेड कलर से है, ये कितना यहाँ पर कोई डेटा मान के चलो, या फिर ये एरिया कितना एक्यूमुलेट हुआ है। इसका जवाब मिलता है डेरिवेटिव से, और एरिया का जवाब देता है इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रल बताए हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, कितनी तेजी से इकट्ठा हो रही है। जबकि उस कर्व में, उस स्लोप में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कितनी तेजी से चेंजेस हो रहे हैं,
वो डिपेंड करता था उस पॉइंट पर, यानी कि उस फिक्स पॉइंट पर कितनी तेजी से स्लोप हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि वो निकाला जाता है डेरिवेटिव की मदद से। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये दो बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इवन मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में आप देखेंगे तो ये बहुत अलग अलग समय पर और अलग अलग जगह पर खोजे गए थे। यानी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल में हमें लगता है कि पहले डेरिवेटिव आया होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इंटीग्रल की खोज डेरिवेटिव से कई सैकड़ों साल पहले हो गई थी। और मजे की बात यह कि जब इंटीग्रल को खोजा गया तो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट वही यूज हुए जो कि हम डेरिवेटिव में लगाते हैं। और इंटीग्रल की खोज के कई सालों के बाद फिर खोजा गया डेरिवेटिव, और ये इंडिपेंडेंट प्लेस से इंडिपेंडेंट टाइम थे। बट जब डेरिवेटिव फंक्शन और इंटीग्रल इनको जब हम स्टडी करते हैं तो आज भी हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हैं कि भले ही ये दोनों चीज़ें अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर खोजी गई थी, पर दे आर लाइक अ ब्लड रिलेटिव। हम डेरिवेटिव करते हैं या इंटीग्रल करते हैं तो एक दूसरे के ये अपोजिट में काम करते हैं। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के बाद आप इंटीग्रल निकाल लीजिए, वापस वही फंक्शन आ जाएगा, या इंटीग्रल निकालने के बाद में डेरिवेटिव, वापस वही फंक्शन आ जाएगा। तो देखा ये बड़ी क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ में, जबकि अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर खोजे गए थे। चलिए आगे बात करें तो जब भी हम डेरिवेटिव की बात करते हैं इंटीग्रल की, तो जानना जरूरी हो जाता है कि हम डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालते वक्त किसके रिस्पेक्ट में किस चीज़ का, किस वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन लें। तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में जो सबसे पहला फोकस हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए क्वांटिटीज़ को समझने को लेकर। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं क्वांटिटीज़ हमारी होती हैं दो टाइप की, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट के भी हमारे दो टाइप होते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ठीक ऐसे ही वेरिएबल भी हमने पढ़े हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आर्बिटरी कांस्टेंट कौन से कॉन्सेप्ट है, अगर मैं लिखता हूं यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हम कहेंगे कि x और y तो यहाँ पर है वेरिएबल, लेकिन ये जो a है, b है और ये c है, इनको हम कहेंगे दीज आर कांस्टेंट। तो यहाँ ये जो a b c कांस्टेंट है इन्हें कहा जाएगा आर्बिटरी कांस्टेंट। जैसा कि ये एक जनरलाइज फॉर्म हो गया किसका, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसी इक्वेशन को जिसमें x के साथ में जो है वो एक कांस्टेंट है, y के साथ में जो है वो है कांस्टेंट, और इन दोनों के साथ जो जुड़ रहा है वो भी है कांस्टेंट। ठीक ऐसे ही हम यहाँ इसको भी लिख सकते थे 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब अगर कोई ये कहे कि सर a की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे ही b की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो देखा जाए हर बार हम a और b के लिए अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं, तो सर ये तो वेरिएबल हो गए। जी नहीं, ये कांस्टेंट ही है, ये वेरिएबल इसलिए नहीं है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हम वैल्यू x और y के लिए निकालेंगे। वेरिएबल वो है जिनके लिए हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इनकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन होगी। क्या गिवन होगी वो डिपेंड करता है कि आपको यहाँ क्या दिया है। तो यहाँ ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 4 है, इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट कांस्टेंट। मींस एब्सोल्यूट कांस्टेंट वो होते हैं जो कभी चेंज होंगे ही नहीं। यहाँ आपने 2 रख दिया तो इसका मीनिंग 2 है, जबकि आर्बिटरी कांस्टेंट में कोई कांस्टेंट ही होगा जो इसकी जगह ले लेगा। ठीक जब हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल भी हमारे दो होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो जब हम बात करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए, तो हमारे पास सपोज ये एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को चेंज करता जाऊँ, x की वैल्यू कहीं ना कहीं y की वैल्यू में चेंजेस लाएगी। जैसे कि अगर मैं x इज इक्वल टू ले लेता हूँ 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0, 0 प्लस 1 तो y की वैल्यू मिलेगी 1। जब ये 1 होगा तो 2 प्लस 1 तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। जब x की वैल्यू में लूँगा 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 4 प्लस 1 यानी कि 5। ठीक इसी तरह से अगर मैं 3 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर y की मिल जाएगी वैल्यू 7। तो इस तरह से हम देख सकते हैं y की जो वैल्यू है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है x की वैल्यू पर, जबकि जो x की वैल्यू है वो कैसी है, वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ तो आपको कोई वैल्यू रखनी है, सपोज मैं यहाँ पर अभी 7 रख दूँ, तो 7 रखने के बाद में y की वैल्यू हो जाएगी 15। तो y की वैल्यू डिपेंड कर रही है इस x के ऊपर, तो x हो जाएगी इंडिपेंडेंट और y हो जाएगी डिपेंडेंट। यहाँ मैं इसको बोल रहा हूँ, ये क्या है,
ये है इंडिपेंडेंट, और y की वैल्यू यहाँ है डिपेंडेंट। लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा बदल के लिख दूं, मैं अब अगर x की वैल्यू निकालना चाहूँ इसी इक्वेशन में चेंजेस किए और इस तरह से जब इस इक्वेशन को लिखता हूँ, तो यहाँ अब मैं y की वैल्यू जो भी रखता जाऊँगा तो x की वैल्यू मुझे मिलती जाएगी। यानी कि देखा जाए इस केस में फिर से अगर मैं अलग अलग वैल्यू रखना चाहूँ y और x के लिए, सपोज y की जगह पर मैंने पुट कर दिया 1, देन 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू मिली 0। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ 3, देन 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू मुझे मिल गई 1। ठीक है, ऐसे 5 रखने पर मिल रहा है 2 और 7 रखने पर मुझे वैल्यू मिल जाएगी 3। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ ये जो वैल्यू है हमारे पास x, अब ये डिपेंडेंट हो गई, ये हो गई डिपेंडेंट, और ये जो y की वैल्यू है ये है यहाँ पर इंडिपेंडेंट। अब आप कहेंगे सर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली ध्यान रहे कि जब भी हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। क्योंकि हमेशा ध्यान रहे कि जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो एक हमारे पास वेरिएबल x है और एक है y, तो दूसरे वाले को हम पहले वाले के फंक्शन के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं, तो यहाँ x है, अगर मैं इसे एक फंक्शन में डालूं तो ये एक fx बन रहा है, और इस fx को मैं कह रहा हूँ ये कोई फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जिसमें x में दूंगा एज अ इनपुट और मुझे मिलता है fx। अब इस fx को मैं नाम दे सकता हूँ y, fx को नाम। तो देखा जाए यहाँ पर ये जो y है ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू के ऊपर, तो y है डिपेंडेंट और x क्या है, इंडिपेंडेंट। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल का निकाला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और इसी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, d यहाँ हो जाएगा फिर से fx एंड डिवाइडेड बाई यहाँ dx, जिसको हम सिंपली लिख दिया करते हैं d बाई dx ऑफ fx। तो ये जो हमें मिला ये हमें कब मिला, जब यहाँ पर हम ये जान पाए कि इसमें डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। अगर इस केस में हम बात करें तो ध्यान रखिए हमेशा डिपेंडेंट का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो इस केस में होगा ये dx अपॉन dy, बताइए यस, क्योंकि यहाँ पर ये जो x है, ये जो x है, ये जो x वो हो गया डिपेंडेंट और y हो गया इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में जब आप देखेंगे तो अगेन यहाँ मैं इनपुट वैल्यू किसकी दे रहा हूँ, y की, उस फंक्शन के अंदर, और इस फंक्शन में जब y की वैल्यू जाती है तो हमें fy एक फंक्शन मिल रहा है fy, जिसको भले ही हम x कह रहे हैं। तो जब मैं बोलता हूँ dx, इसका मीनिंग ये हुआ d अपॉन dy, और यहाँ पर कोई फंक्शन होगा y का, और यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन के साथ भी। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आखिर कैलकुलस का मीनिंग क्या होता है, कहाँ हम डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं और कहाँ हमें इस्तेमाल करना होता है इंटीग्रेशन को। साथ में हमने ये भी कवर करने की कोशिश की है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या रोल है और आखिर कहाँ हम इनका यूज़ करते हैं। जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।